नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आज जो यह एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल का परिवार है, 1000 लोग आप लोगों के सहयोग से जुड़ चुके हैं इससे, और पूरी टीम की तरफ से मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो हम लाते हैं सामान्य अध्ययन की, उसी क्रम में आज के समक्ष हम पेश हुए हैं आपके सामने। और सामान्य अध्ययन की यह जो विशेष श्रृंखला है, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता भी चुका हूं कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई है। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल किए जाते हैं और सामान्य अध्ययन की जो मूल विषय वस्तु है, उन सारे विषयों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाता है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और आज का पहला प्रश्न भी लगातार कई दिनों से भारत की राज्य व्यवस्था से ही संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा है, भारत में संसदीय शासन नहीं है। और तीसरा विकल्प है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और चौथा और अंतिम विकल्प है आज के पहले प्रश्न का, भारत राज्यों का संघ है। तो हमें यह जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या है और भारत एक गणतंत्र है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो सिद्ध करता है कि भारत एक गणतंत्र है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहां पर वंश परंपरा को लागू नहीं किया गया है, जैसा कि राजत्व के सिद्धांत में पूर्व में होता रहता था राजा महाराजाओं के शासनकाल में, कि एक के बाद एक उसी वंश का व्यक्ति शासन की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर निर्वाचित हो करके जो व्यक्ति होगा शासन में आएगा वह निर्वाचित होगा, और सभी लोक पदों के लिए पहली और अनिवार्य योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो याद रखना आपको कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। याद रखिएगा। और भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र के राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, यह भी आपको याद रखना है। तो यहां पर निर्वाचित होना है, शासन सत्ता के जो लोग हैं वो निर्वाचित होंगे, ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया है। यहां पर वंशानुगत शासन को नहीं अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फिजी द्वीप अवस्थित। यह प्रश्न भूगोल से लिया गया है। फिजी द्वीप अवस्थित है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में और अटलांटिक महासागर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है। और फिजी द्वीप पर ही फिजी नाम का देश भी बसा हुआ है। तो फिजी जो द्वीप देश है वह एक द्वीपीय देश है, ये भी आपको याद रखना है। अगली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिजी की जो भौतिक स्थिति है वह क्या है, तो आप बताएंगे कि वह एक द्वीप पर बसा हुआ देश है, और उसी द्वीप के नाम पर उसका नाम भी पड़ गया। फिजी देश का नाम है और द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीप की परिभाषा क्या होती है भूगोल में? तो द्वीप की परिभाषा यह होती है कि वह स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जा सकता है। तो प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है। और फिजी देश जो है, फिजी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे थोड़ा और। फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की जो राजधानी है, मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, सुवा है। फिजी की राजधानी सुवा है। और फिजी की मुद्रा क्या है, हम लोग ये भी जान लें, फिजी की मुद्रा क्या है? तो फिजी की मुद्रा है फिजी डॉलर। फिजी डॉलर जो है वो यहां की मुद्रा है और एक द्वीपीय राष्ट्र है यह, और प्रशांत महासागर में स्थित है। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। अटलांटिक महासागर का जो समुद्री मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यह विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यहां से अटलांटिक महासागर का प्रयोग ज्यादातर जो समुद्री व्यापार है उसमें किया जाता है। और हिंद
हिंद महासागर, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको संबोधित करके हिंद महासागर का नाम दिया गया है। और विश्व का एकमात्र देश भारत है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भी है और उसका नाम भी हिंदुस्तान है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? अभी गत 31 अक्टूबर को हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहां पर बढ़ जाती है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं, पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं और लौह पुरुष के नाम से विश्वविख्यात है और भारत रत्न पुरस्कार से विभूषित भी हैं। और यह भी आपको याद रखना है कि इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बता रखा है। तो इस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई क्या है? पहला विकल्प है 108 मीटर, दूसरा विकल्प है 150 मीटर और तीसरा विकल्प है 182 मीटर और चौथा और अंतिम विकल्प है 100 मीटर। तो इस प्रतिमा की ऊंचाई है 182 मीटर, याद रखना है आपको, 182 मीटर की प्रतिमा है और इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी आपको याद रखना है, इस प्रतिमा का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू, इस प्रतिमा का नाम रखा गया है, याद रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इस प्रतिमा की जो धरातल से ऊंचाई है, इस प्रतिमा की धरातल से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी कितनी, तो आप बताएंगे 240 मीटर, 240 मीटर ऊंचाई इसकी धरातल से है, यह भी आपको याद रखना है। और इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार, वास्तुकार इसके हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम वी सुतार, याद रखिएगा। आपसे हमने पूछा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, सही जवाब है 182 मीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई, तो आप बताएंगे 150वीं। आपसे पूछा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का नाम क्या दिया गया है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रतिमा की धरातल से ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 240 मीटर। और सबसे मुख्य सवाल इसमें का यह है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके वास्तुकार कौन है, यहां पर कोई चिन्ह बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम वी सुतार, राम वी सुतार इसके वास्तुकार हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पहले विकल्प में वर्गीज कुरियन, दूसरे विकल्प में ई श्रीधरन, तीसरे विकल्प में रविंद्र कुमार सिन्हा और चौथे और अंतिम विकल्प में कैलाश सांखला। 4 नाम यहां पर है। इस प्रश्न का सही जवाब है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके अथक प्रयासों से भारत को दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करने का मौका मिला और भारत विश्व के ऐसे देशों में शामिल हो गया जहां पर दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई, पशुओं में नस्ल सुधार किया गया। इनके द्वारा भारत में दुग्ध क्रांति लाई गई और वर्ष 1970 में, वर्ष 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। आपको याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को क्या कहेंगे, तो दुग्ध क्रांति कहेंगे, दुग्ध क्रांति, यह भी आपको याद रखना। इसमें क्या किया गया, इसमें बहुत सारे पशुओं के नस्ल सुधार प्रोग्राम चलाए गए और डेयरी की स्थापना की गई और दूध का उचित मूल्य निर्धारित किया गया और किसानों को जागरूक किया गया। कृषि के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, दुधारू पशुओं को ज्यादा से ज्यादा पालतू पशु के तौर पर प्रयोग किया जाए, यह भी आपको याद रखना है। अब बचे विकल्पों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि इस हमारी जो 10 प्रश्नों की श्रृंखला है उसकी बहुत सराहना आप लोगों के द्वारा की जा रही है और जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया भी है कि हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आप तक पहुंचाएं और बचे हुए विकल्पों पर भी हम चर्चा करें।
तो जो ई श्रीधरन है इनको कहा जाता है मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। लिख लीजिएगा आप लोग, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया, ई श्रीधरन को। रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप बताएंगे वर्गीज कुरियन को। और इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1970 के दशक में भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया, जिसे दुग्ध क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। और ई श्रीधरन को क्या कहा जाता है, तो ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रविंद्र कुमार सिन्हा को कौन सी उपाधि दी गई है, तो इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया तो आप बता ही देंगे वहां पर, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर प्रश्न का स्तर थोड़ा बढ़ाया गया, 4 विकल्प आपको दे दिए गए और 4 नाम जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयास किया आपको बताने का, और सामने दूसरी सूची बना दी गई, उसमें उपाधियां लिख दी गई और आपसे कहा गया सुमेलित करिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, तो वहां पर यह प्रश्न बहुपयोगी सिद्ध होगा। आप 4 लोगों के बारे में जान गए कि इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई। वर्गीज कुरियन ने दुग्ध उत्पादन पर बहुत सारा काम किया है, तो उनको भारत में दुग्ध क्रांति का जनक बताया गया है। और ई श्रीधरन ने मेट्रो पर बहुत काम किया है, ये भी याद रखिएगा, मेट्रो सेवाओं का जो विस्तार है उसमें उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और रविंद्र कुमार सिन्हा ने डॉल्फिन के संरक्षण पर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अभूतपूर्व कार्य करने के कारण उनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखला ने टाइगर कंजर्वेशन पर बहुत काम किया, बाघ संरक्षण पर बहुत काम किया है, अभूतपूर्व योगदान देने के कारण उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पहली बार कब मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई, पहली बार कब मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 4 विकल्प यहां पर आपके सामने है, वर्ष 1945 में, दूसरा विकल्प है वर्ष 1990 में, तीसरा विकल्प है वर्ष 1995 में, चौथा और अंतिम विकल्प है वर्ष 1985 में। तो यहां पर आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1990 में। वर्ष 1990 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो आप बताएंगे वर्ष 1990 में जारी की गई। और इस रिपोर्ट को जारी करने के पीछे 2 बड़े अर्थशास्त्रियों का योगदान है, और संयोग से वो दोनों अर्थशास्त्री एशिया महाद्वीप के 2 देशों के निवासी हैं। यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा पाकिस्तान मूल के महबूब उल हक, याद रखना है, और भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन, याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र का नोबेल भी पा चुके हैं और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ष 1990 से यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट किसके प्रयासों से जारी की जाती है, तो मैंने बोला ना कि दोनों व्यक्ति जो 2 अर्थशास्त्री हैं उनको श्रेय जाता है, और दोनों एशिया महाद्वीप के हैं। पाकिस्तान के हैं महबूब उल हक और भारत के हैं अमर्त्य सेन, ये भी याद रखना। बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारा प्रयास रहता है। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, मैं आपको पूर्व के वीडियो में भी बता चुका, यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई। 1995 वाला जो विकल्प है, इसमें क्या हुआ, तो इसमें याद रखना, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, 1995 में WTO की स्थापना हुई। WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। जो हमारा अंतिम विकल्प है 1985 में क्या हुआ तो याद रखना आपको 1985 में सार्क की स्थापना हुई।
सार्क की स्थापना हुई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, दक्षेस जिसको हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना 1985 में हुई। तो वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष, कुछ अपवादों को छोड़ करके प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। आपसे पूछा जाएगा मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, संस्था कौन सी, तो आपको याद रखना है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के तहत यह रिपोर्ट वर्ष 1990 से जारी की जा रही है। और पाकिस्तान मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अमृत सेन, दो अर्थशास्त्रियों को इसका श्रेय दिया जाता है। और जो बचे विकल्प है, 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, 1995 में डब्ल्यूटीओ अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, और वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई। सार्क या दक्षेस, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है, कला संस्कृति से लिया गया है। भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वह कहां से प्राप्त हुआ? तो चार विकल्प यहां पर आपके सामने दिए हैं और चारों प्राचीनतम स्थल ही है, लेकिन आपसे पूछा गया इनमें जो सबसे प्राचीनतम होगा वो जवाब सही माना जाएगा। एलोरा से, अजंता से, खजुराहो से या भीमबेटका से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भीमबेटका से। भीमबेटका से जो चित्रकारी प्राप्त हुई है वह प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती है। प्रागैतिहासिक कालखंड वह कालखंड होता है इतिहास का जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। आपको याद कर लेना है, प्रागैतिहासिक कालखंड वह होता है प्राचीन भारत में जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक के पश्चात आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जब लिपि का आविष्कार हो चुका था लेकिन उसको वर्तमान में पढ़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण, सिंधु घाटी की सभ्यता, लिपि तो थी लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे। अब तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड है जहां से इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, लिपि का आविष्कार हो चुका था और तब का जो लिटरेचर है, साहित्य है या कोई अभिलेख है या कोई गुहा लेख है, स्तंभ लेख है, उसको अगर हम पढ़ पा रहे हैं, आज की सभ्यता अगर उसको डिकोड कर पा रही, पढ़ पा रही, उसका भावार्थ निकाल पा रही, तो उसको हम कहेंगे वह कालखंड ऐतिहासिक माना जाएगा। अब हम इन चार विकल्पों पर चर्चा करेंगे। अजंता और एलोरा ये दोनों कहां पर स्थित है? तो अजंता और एलोरा दोनों स्थित है महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है, लिख लेना है, महाराष्ट्र राज्य में। इनका जो पुराना जनपद था उसका नाम था औरंगाबाद, ये भी आपको याद रखना है। जनपद का नाम था औरंगाबाद। अब इस जनपद का नाम बदल दिया गया है, इस जनपद का नाम परिवर्तित कर दिया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। इसका नाम कर दिया गया संभाजी नगर। संभाजी नगर, यह भी आपको याद रखना है। और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनकी जो चित्रकारी है उसको देखते हुए अद्भुत अविस्मरणीय चीज थी यहाँ पर, तो इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल भी कर रखा है। तो अजंता और एलोरा की जो चित्रकारी है, जो वहां की गुफाएं हैं, उनको यूनेस्को ने, याद रखिएगा, यूनेस्को ने वर्ष 1983 में, वर्ष 1983 ईस्वी में अपनी सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने वर्ष 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, यह भी आपको याद रखना है। अब खजुराहो का नंबर आता है। खजुराहो कहां है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। और खजुराहो को वर्ष 1986 में, आपसे पूछा जाएगा खजुराहो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। शामिल किया गया, यह भी आपको याद रखना है। हमारा जो अंतिम विकल्प अभी बचा हुआ है और यही इस प्रश्न का सही जवाब भी है भीमबेटका। भीमबेटका कहां है पहले तो ये जानेंगे, रायसेन जनपद में है। रायसेन जनपद, राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, यह भी याद रखना है। तो यहाँ के जो प्राकृतिक शैल आवास हैं भीमबेटका के,
जो प्राकृतिक शैल आवास है उनको 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना है, प्रागैतिहासिक शैल आवास या आवासों को वर्ष 2003 में 3 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। एलोरा और अजंता ये महाराष्ट्र में स्थित है। पुराना नाम जनपद का औरंगाबाद है, आपको याद रखना। नया नाम इसका है संभाजी नगर। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इन दोनों स्थलों को वर्ष 1983 में शामिल किया गया। यह भी आपको बिल्कुल रट लेना है। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ के मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया गया। और भीमबेटका रायसेन जनपद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से जो प्रागैतिहासिक चित्रकारी मिली है और जो प्रागैतिहासिक शैल आवास हैं इनको वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यह प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला विकल्प है 2 अक्टूबर 1949, दूसरा विकल्प है 1 जनवरी 1949, तीसरा विकल्प है 1 अप्रैल 1949 और चौथा और अंतिम विकल्प है 1 मार्च 1949। इसमें वर्ष 1949 ही दिया हुआ है, बस तिथि और माह बदले हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। याद रखना है, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीयकरण के पूर्व वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीयकरण कब किया गया यह भी याद रखना है। राष्ट्रीयकरण जैसा कि विकल्प यहां पर दिया हुआ 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। इसका प्रधान कार्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है, यह भी आपको याद रखना है। प्रधान कार्यालय कहां है या मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? याद रखना है। तो इस समय गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा का क्रम भी आपको याद कर लेना कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है 26वां क्रम है। इनके पूर्व कौन थे? तो इनके पूर्व थे शक्तिकांत दास। ये भी आपको याद रखना है कि 25 नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। वर्तमान 26 नंबर पर जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी हैं। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, यह भी याद रखना है। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभी हाल ही में साने ताकाइची किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? यह सवाल भी करंट अफेयर से लिया गया है। अभी हाल ही में साने ताकाइची किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? 4 विकल्प यहां पर आपके सामने है, जापान, अमेरिका, भूटान और अंतिम विकल्प है ब्रिटेन। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है जापान। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, यह भी आपको याद रखना है। जापान भारत का एक मित्र राष्ट्र है और द्वीपीय राष्ट्र है। जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिनकाकू। एक बार हम पुनः दोहरा रहे हैं, जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिनकाकू 4 द्वीपों पर बसा हुआ राष्ट्र जापान है। वहां की राजधानी टोक्यो है, यह भी आपको याद रखना है। और बचे विकल्पों पर चर्चा अगर करेंगे तो अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सर्वेसर्वा कौन होता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बता रखा है, डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं, भूटान। भूटान भारत का मित्र राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र भी है, और भारत और भूटान के बीच स्थलीय सीमा लगी हुई है। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और एक भू आवेष्टित देश है, जिसकी राजधानी थिम्पू है, जिसकी मुद्रा ग्युल्ट्रुम है, यह भी याद रखना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री सोरिंग तोब्गे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है, भूटान के पीएम कौन है? तो याद रखना है सोरिंग तोब्गे, सोरिंग तोब्गे, सोरिंग तोब्गे जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के पीएम है कीर स्टारमर, कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री है, यह भी याद रखना है। और ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उत्तराधिकारी हैं। ये भारतीय मूल के पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? तो आपको याद रखना है ऋषि सुनक के उत्तराधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहां पर प्रधानमंत्री का पद नहीं है वहां की राज्य व्यवस्था में। और अमेरिका में सर्वेसर्वा कौन होता है? तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है। भूटान के प्रधानमंत्री सोरिंग तोब्गे हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है, जो कि भारतीय मूल के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उत्तराधिकारी हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, 5 अक्टूबर, 14 अगस्त, 15 अगस्त या 16 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 14 अगस्त। 14 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री महोदय के आग्रह पर इस दिवस को मनाया जाता है। उनके द्वारा इस दिवस को घोषित किया गया है विभाजन विभीषिका दिवस। अर्थात वर्ष 1947 में 14 अगस्त की तिथि को बहुत व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, तो उन लोगों की स्मृति में, जो लोग दिवंगत हो गए उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। 15 अगस्त को आपको पता है कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यह भी याद रखना है। और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन संरक्षण दिवस। आपको याद रखना है डॉल्फिन संरक्षण दिवस। तो यहां पर 4 दिवस आपके तैयार हो गए। पूछा आपसे एक गया था कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर था 14 अगस्त। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन संरक्षण दिवस, 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ये भी आपको याद रखना। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, ये भी आपको बिल्कुल रट लेना है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर नए विधान भवन का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इनमें से किसी एक राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां पर नए राज्य के विधानमंडल का उद्घाटन किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो हमारे आज के इस अंतिम प्रश्न का सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ किससे बना था? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वह मध्य प्रदेश को विभाजित करके हुआ था। मध्य प्रदेश को विभाजित करके किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को।
किसको विभाजित करके? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को विभाजित करके। और झारखंड का गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। किसको विभाजित करके? तो यह भी आपको याद रखना है, बिहार राज्य को विभाजित करके झारखंड बना। और तेलंगाना कब बना? तो तेलंगाना बना 2 जून 2014 ईस्वी को। किसको विभाजित करके? तो याद रखना आपको आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, यह भी यहां पर याद रखना है। अब राज्यों के अगर गठन को हम पढ़ें तो राज्यों के गठन के क्रम को भी हम यहां पर जान लेंगे। राज्यों के गठन के क्रम में तेलंगाना का स्थान आता है 29वां, तेलंगाना का स्थान आएगा 29वां, और झारखंड का स्थान आएगा 28वां। झारखंड आएगा 28वें नंबर पर, और झारखंड आएगा यहां पर 28वें नंबर पर, यह भी आपको याद रखना है। और तेलंगाना का नंबर आएगा 29वां, और उत्तराखंड का नंबर आएगा यहां पर 27वां राज्य हो जाएगा ये उत्तराखंड, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका 26वां राज्य। तो आप ये भी जान गए 26वां राज्य भारत का कौन सा विभाजित होकर के बना, किसको विभाजित करके बना? तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। 27वां राज्य किसको विभाजित करके बना? उत्तर प्रदेश को। नाम राज्य का क्या है? उत्तराखंड, और गठन के समय इसका नाम था उत्तरांचल। आगे ये भी आपको याद रखना है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार को अलग करके झारखंड बना, वह भारत का 28वां राज्य था। और 2 जून 2014 को याद रखना है आपको, सॉरी यहां पर 1 नवंबर 2 बार हो गया है, तो यहां पर 1 नवंबर है और यहां पर 15 नवंबर है, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर 15 नवंबर है, थोड़ी सी त्रुटि हो गई, 15 नवंबर यहां पर है, आपको सही कर लेना है, इसको करेक्शन करके आप 15 नवंबर लिख लीजिएगा। और हम 15 नवंबर के बारे में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे। 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। और 15 नवंबर जब झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस, ये भी आपको नोट कर लेना है। 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। एक बार हम पुनः व्याख्या करेंगे, माफी चाहेंगे आपसे, थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी हमसे। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश को विभाजित करके भारत का 27वां राज्य बना। झारखंड 15 नवंबर अर्थात जनजाति गौरव दिवस या बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार से अलग होकर के बना और इसका क्रम हो गया 28वां। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना, इसका क्रम हो गया 29वां। और छत्तीसगढ़, जैसे कि प्रश्न आज का जो प्रश्न यहीं से आपसे पूछा गया था, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना और वहां के नए रायपुर नामक नगर में प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इस राज्य की स्थापना दिवस अर्थात 1 नवंबर 2025 को नए विधान भवन की स्थापना, मतलब नए विधान भवन का उद्घाटन किया गया। आपको याद कर लेना यहां पर है। आज की सीरीज हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।